नमस्कार, मैं शान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूँ। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू को हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 505 तक कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 506 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है विच ऑफ दीज हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस। इनमें से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। जो ग्लाइकोजेनेसिस है ये क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन ग्लूकोज कहाँ से आता है, हमें खाने से क्या होता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज जितना शरीर में इस्तेमाल होना होता है हो जाता है। उसके बाद जो अतिरिक्त बचता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में उसका भंडारण होता है, स्टोर कर लिया जाता है। और किस अंग में या किस ऑर्गन में स्टोर होता है, तो वो होता है लिवर में या यकृत में जो है ग्लाइकोजन का भंडारण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये तो हो गई पहली बात। तो प्रश्न हमने समझ लिया। अब जो है ऑप्शन देखे जाएं। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला है, अब हार्मोन की बात कर रही है तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ग्लूकागन। ऑप्शन बी कह रहा है ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी इंसुलिन। ऑप्शन डी सेक्रेटरीन। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसको कौन देता है, कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से या अग्नाशय से। ठीक है, पैनक्रियाज या अग्नाशय। समझ जाइए, बस अब इतना लिख दिया, अग्नाशय हो गया है। ठीक है, अग्नाशय या पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का क्या काम होता है कि खून में या ब्लड में जो शुगर है या ग्लूकोज की मात्रा है उसको एक लेवल तक मेंटेन रखना, उससे बढ़ने ना देना। ठीक है, तो ये कौन काम करता है, इंसुलिन। और ग्लाइकोजन को उत्तेजित कौन कर रहा है, तो कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 506 हमने देखा। इंसुलिन कहाँ से निकलेगा, पैनक्रियाज अग्नाशय से। ग्लाइकोजेनेसिस देख लिया, ग्लूकोगन देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 507 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि विच ग्लैंड इन ह्यूमंस फंक्शन बोथ एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। मनुष्यों में कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में काम करती है। ठीक है, ग्रंथि पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो अग्नाशय होता है, पैनक्रिया होती है, दोनों तरह से काम करती है। अब जब अंतःस्रावी की तरह काम करेगी तो क्या देगी, इंसुलिन। ठीक है, बहिस्रावी की तरह करेगी तो पाचन के लिए, पाचन के लिए स्राव निकलेंगे, डाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और कहाँ ये पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ऐसा एक ही है जो मनुष्यों में अंतःस्रावी और बहिस्रावी या कह लीजिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह फंक्शन करता है। कौन, अग्नाशय, पैनक्रियाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 508 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि स्तनधारियों में अधिवक्र ग्रंथियां या एड्रिनलिन ग्लैंड्स कहाँ पर स्थित होती हैं। तो इसका सही उत्तर है गुर्दे के ऊपर। जो किडनी होती है, मान लीजिए किडनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपरी भाग जो होता है दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनलिन ग्लैंड यहाँ पर होती है और क्या निकालती है, एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलाइन जो उसका सेक्रीशन है, स्राव है, वो निकालती है। कल हम लोगों ने एड्रेनलिन के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। अब गुर्दों या माफ़ कीजिएगा फेफड़ों के बीच या बिटवीन द लंग्स कौन सी जो है ग्रंथि रहती है। ठीक है, तो वही कौन सी रहती है, थाइमस। थाइमस ग्रंथि। ठीक है, श्वास नली के आसपास जो ट्रैकिया है उसके आसपास कौन सी रहेगी, तो कौन सी पाई जाएगी, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन। आयोडीन नहीं मिलेगा तो घोंघा या गोइटर हो जाएगा। और पिट्यूटरी ग्रंथि के पास कौन मिलेगा। ठीक है,
पिट्यूटरी ग्रंथि के पास तो पिट्यूटरी ग्रंथि तो मस्तिष्क में पाई जाती है ना, ब्रेन में। ठीक है, प्रश्न नंबर 508 हमने देखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 509 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सैडल जोड़ का उदाहरण है। सैडल जॉइंट, सैडल क्या होता है? सैडल जो घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर एक गद्दी लगाई जाती है ना। मान लीजिए ये घोड़ा है, तो घोड़े पर जो बैठता है ना घुड़सवार, उसके लिए यहाँ पर एक गद्दी लगाई जाती है, जो ऐसे बद्दी की तरह से जुड़ी रहती है और ऊपर यहाँ सवार बैठता है इसके ऊपर। तो ये जो गद्दी है इसको बोलते हैं इंग्लिश में सैडल। ठीक है, घोड़े के ऊपर। तो ये बात तो होगी सैडल की। अब ये सैडल जोड़ कहाँ होता है? तो क्या है, घुटने के बीच में होता है। तो घुटने के बीच में हमने कौन सा पढ़ा था? हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट जो कब्जे के जैसा था, खिड़की दरवाजे में जो कब्जे लगे होते हैं उसके जैसा जोड़ हिंज जॉइंट, एक ही दिशा में बढ़ेगा, है ना। फिर बिटवीन, ऑप्शन बी गलत है, कार्पल्स के बीच में इस तरह का जोड़ नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो कार्पल और मेटाकार्पल क्या बोली जाती है? हड्डी होती है अंगूठे की, है ना। इसमें ये सैडल जॉइंट होता है। इसमें क्या होता है, ऊपर की जो हड्डी है अंगूठे की, इसी वजह से जो अंगूठा है वो हमारा 360 डिग्री घूम पाता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये है, ये अंगूठे की हड्डी है, तो इसके ऊपर बैठी होती है, ऐसे घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठता है। तो ये जो जोड़ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। ठीक है, फिर ऑप्शन ई एटलस और अक्ष, ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है गर्दन की, वहाँ होता है एटलस और एक्सिस। ठीक है, प्रश्न नंबर 509 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं, और 68 बीपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसके लिए क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है। प्रश्न नंबर 510 आपके सामने प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ों का कार्य नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है? आर्टिकुलेशन। ऑप्शन बी कह रहा है हड्डी के विकास की अनुमति देता है, अलाउ बोन्स ग्रोथ। ऑप्शन सी इनेबल्स मोबिलिटी, गतिशीलता को सक्षम बनाता है। ऑप्शन डी शरीर का समर्थन करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है या शरीर को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए, शरीर का जो सहारा प्रदान करना या सपोर्ट जो बॉडी को प्रोवाइड करता है वो जोड़ नहीं करता, वो कौन करेगा? कंकाल या स्केल्टन या हड्डियाँ हमारी। ठीक है, नहीं पूछा था, यही होगा। तो शरीर को जो सपोर्ट करने का काम है वो क्या हमारी हड्डियाँ तो करती हैं। रीढ़ की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी होती है तो इस वजह से हम लोग बैठ पाते हैं, सीधा चल पाते हैं। ठीक है, गर्दन की हड्डी हो गई तो हमारा सर जो इतना भारी है वो गर्दन के ऊपर टिका रहता है। ठीक है, और जोड़ क्या करते हैं? जोड़ों का काम क्या है कि भाई जोड़ होंगे तो हड्डियों का विकास होगा। ठीक है, जोड़ बीच में क्या, मान लीजिए ये पैर की हड्डी है, इसके बीच में गैप पाया जाता है, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हड्डी बढ़ेगी तो इसे कोई आपत्ति नहीं है। फिर इनेबल्स मोबिलिटी, सही बात है, गतिशीलता को सक्षम बनाता है। जोड़ नहीं होंगे तो आदमी चल भी नहीं पाएगा, घुटने का जोड़ नहीं होगा, कलाई का जोड़ नहीं होगा, अगर गर्दन की जो जोड़ ना होगा तो हम अपनी जो सर है उसको नहीं हिला पाएंगे, है ना, गर्दन को नहीं हिला पाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 510 को हमने देख लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 511 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो एक नवजात बच्चा होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, है ना, मनुष्य के जन्म या नवजात बच्चे की बात है। तो क्या वो 250 हैं, क्या वो 270 हैं, क्या वो 206 हैं, क्या वो 201 हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जन्म के समय पूछ रहा है। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन जो 18 साल का मनुष्य होता है उसमें तो पाई जाती हैं कितनी हड्डियाँ? 206। ठीक है, ये 18 साल की उम्र तक।
और जो बच्चा नवजात है उसमें कितनी पाई जाती है, तो उसमें लगभग 270 से लेकर 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और ये 270 से लेकर 300 हड्डियाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपस में मिल मिल जाती है ना, इनका संयोजन हो जाता है या आपस में ये फ्यूज़ कर जाती हैं, और 270 से 300 जो हड्डियाँ हैं ये मिलके 206 बन जाती हैं। नवजात के समय पूछा है तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर इसमें बी है, 270। ठीक है, प्रश्न नंबर 511। देखिए, अगर आपको परीक्षा में 270 से 320 का कोई भी आंकड़ा दे दिया जाएगा वो सही माना जाएगा। ठीक है, ये हमने चेक किया अलग से कि 270 है कि 280 है, तो जो रेनाउंड साइट थी उसमें बड़े अच्छे से दिया हुआ था कि 270 से 300। ठीक है, तो आप बेझिझक इसमें बीच का जो भी आंकड़ा आपको मिल जाए, ऑप्शन में चिंता मत करिए, बीच के कई सारे आंकड़े नहीं आएंगे, अगर आता है तो फिर ई ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, बहरहाल 511 हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 512 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि मूत्राशय में मूत्र कब तक जमा रहता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर टिल द टाइम। ऑप्शन ए, अ वॉलेंट्री सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? हमारा मस्तिष्क आएगा। ठीक है, और ये वॉलेंट्री फंक्शन क्या होता है? स्वैच्छिक संकेत, वो फंक्शन या वो कार्य, ठीक है, जिस पे हमारा काबू होता है, जैसे हाथ का हिलाना, ठीक है, उठ के बैठना, लेट जाना, पैरों का हिलाना, ठीक है, सर का हिलाना, ये सब स्वैच्छिक या वॉलेंट्री सिग्नल है। हम अपनी इच्छा के हिसाब से अपने ये कार्य करते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक संकेत कौन से होंगे? ये वो हैं जिन पर हमारा काबू नहीं है, मस्तिष्क अपने आप उसको काबू कर रहा है, हमसे पूछ नहीं रहा कि क्या करना है। ठीक है, जैसे जैसे खाने का पचना। ठीक है, जो खाने का पचना है, हमने खाना खा लिया, वो कैसा हो गया? स्वैच्छिक संकेत हो गया। अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री क्या हुआ? वो खाना अपने आप जब पेट में पच रहा है, पच के फिर छोटी आंत में जा रहा है, बड़ी आंत में जा रहा है, ये सब जो कार्य हैं इसमें वो हमसे पूछता नहीं है कि छोटी आंत से बड़े आंत में खाना भेजना है कि नहीं, कि पेट से छोटी आंत में जाएगी नहीं, तो ये नहीं है। फिर जो दिल का धड़कना है, ये हमारे काबू में नहीं है, वो अपने आप धड़कता रहता है, हमें ना उसके बारे में सोचना है ना वो हमसे पूछता है। ठीक है, हम सो जाते हैं फिर भी दिल धड़कता रहता है कि नहीं। तो इस तरह के जो संकेत हैं या जो सिग्नल हैं ये अनैच्छिक हैं। ये तो हो गई बात एक। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? जो दिमाग द्वारा जो है केंद्रित हो या कार्य करे। एक है जो एएनएस सिस्टम। ठीक है, एएनएस सिस्टम क्या है? स्वात्य तंत्रिका तंत्र। ये क्या है? ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसे। इसमें क्या है? ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, इसमें जो सिग्नल है वो दिमाग तक ना पहुंच के पहले ही काम कर जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है कि बहुत जल्दी कोई जो है जब डिसीजन लेना होता है तो उसमें दिमाग तक पहुंचने की भी ज़रूरत शरीर को नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है? कि शरीर को कोई आपातकाल की स्थिति है उससे बचाने के लिए। तो इसमें कौन होगा? तो इसमें मस्तिष्क नहीं जा रहा तो कौन लेगा? आपकी रीढ़ की हड्डी, जो वर्टिब्रेट है आपकी, वहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए बहुत गर्म चम्मच पड़ी है, वो पकड़ ली, तो जब तक दिमाग तक ये हाथ पहुंचाएंगे, हाथ की जो त्वचा है ये महसूस करेगी उसे, फिर दिमाग तक पहुंचाएगी, दिमाग से फिर सिग्नल आएगा हाथ को कि छोड़ दो, तब तक तो हाथ जल जाएगा ना। तो क्या होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है यही बता देगी छोड़ दो, बगैर सोचे समझे। और ऐसे जो फंक्शन हैं जो स्वात्य तंत्रिका के द्वारा किए जा रहे हैं, एएनएस के द्वारा किए जा रहे हैं, वो अमूमन सही और गलत का फैसला नहीं करते। दूध का पतीला गर्म है, एकदम से छू लिया छोड़ दिया तो दूध फैल जाएगा। अब दूध फैलने से नुकसान होगा, ये कौन देखेगा? ये मस्तिष्क देखेगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी नहीं कर पाएगी, तो रीढ़ की हड्डी कहेगी छोड़ दो, हाथ बचाओ। तो ऐसे में क्या होगा? मम्मी घर में फिर पिटाई लगाएंगे कि दूध फैला दिया। ठीक है, पर कुल मिला के हाथ बचा लिया। तो एएनएस सीएनएस समझ में आ गया होगा, स्वैच्छिक अनैच्छिक समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न पर आ जाते हैं। ठीक है, मूत्राशय में मूत्र कब तक जमा रहता है, ये कहाँ से पता चलेगा? देखिए, इसको अपने ऊपर लागू करिए।
जब पेशाब आता है तो क्या होता है, हमारा दिमाग हमें बताता है कि अब हमें पेशाब करने की ज़रूरत है, महसूस हो रही है, तभी हम लोग बाथरूम में जाते हैं, है ना। अपने आप तो होता नहीं है भाई, क्यों, जाने के लिए तो पैर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, चलने के लिए। और वो कैसा है, वो शैक्षिक संकेत है, हम खुद देखेंगे कि हम कहाँ चलना है। ठीक है, अपने आप हो जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कि अगर अपने आप हो गया अगर तो गड़बड़ हो जाएगी। आदमी कहीं भी, हाँ, हम लोग बैठे हुए हैं और अगर ये अपने आप हो गया तो जो है गलत हो जाएगा कुल मिला के। तो कैसा है ये, पहली बात, मस्तिष्क सोच रहा है, क्यों, सोचा समझा कार्य है, कहीं भी नहीं हो जाता अपने आप, पहली चीज़। दूसरा, इसमें हमारी इच्छा है, मस्तिष्क अपने आप नहीं कर रहा है, जैसे हृदय धड़क रहा है ना। यहाँ क्या होता है, वो हमें बताता है, अब हमें ज़रूरत है तो हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि अभी हमें जाना है। या मान लीजिए हम बस में चल रहे हैं, मस्तिष्क हमें बता रहा है, फिर भी हम अपने ऊपर काबू कर लेते हैं कि अभी जब बस रुकेगी तब उतरेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये कैसा होगा, CNS एक स्वैच्छिक संकेत होगा। प्रश्न थोड़ा सा क्लिष्ट है, बहुत आसानी से समझाए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। CNS ANS सिस्टम और स्वैच्छिक संकेत क्या होता है, नैच्छिक क्या होते हैं। ये प्रश्न मैंने डाला इसीलिए था कि ये अगर जो है दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 513 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता। पहले तो नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन किडनी या गुर्दे जो होते हैं, गुर्दों में जो सेल होते हैं या कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये क्या करते हैं, ये छानने का काम करते हैं, किसको, रक्त को, ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करेगा, नेफ्रॉन सेल्स या नेफ्रॉन कोशिकाएं। ठीक है, अब जो किडनी है या गुर्दे हैं वो क्या छानेंगे, जो अच्छा है वो संभाल के रख लेंगे, और जो शरीर को नहीं चाहिए उसको पेशाब के मार्ग से शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या दिए, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो हमें चाहिए, क्यों, ऊर्जा शरीर में किसके माध्यम से आएगी, इसी माध्यम से आएगी। दूसरा, सोडियम आयन, तो ये भी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या करें, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड भी चाहिए, क्यों, प्रोटीन, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, या प्रोटीन से अमीनो एसिड, चयापचय की क्रिया। ठीक है, अमीनो एसिड उसका क्या कार्य है, शरीर की मांसपेशियां मसल्स बनाना। जो नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजन अपशिष्ट है, देखिए अपशिष्ट अपने आप लिखा हुआ है तो हमारे शरीर का एक कचरा है, इसको बाहर फेंकना, कचरा तो बाहर ही फेंका जाता है ना, हमारे घर का हो चाहे शरीर का हो, तो अवशोषित नहीं होता, वापस नहीं आता, कचरा बाहर फेंकेगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, नहीं पूछा था, और नाइट्रोजन अपशिष्ट अवशोषित नहीं होते। ठीक है, प्रश्न नंबर 513 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। BPSC 67 और 68 के लिए CIL आया है मेंस टेस्ट सीरीज। GS के कोर्सेज 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं, और ऑप्शनल टेस्ट जो है 1 अक्टूबर से फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशियोलॉजी के लिए शुरू हो गए हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 514 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि उच्च रक्तचाप के लिए न्यूनतम रक्तचाप क्या है, व्हाट इज द मिनिमम ब्लड प्रेशर फॉर हाइपरटेंशन। अब देखिए ऐसा है, पहले इसको समझते हैं, MM क्या है, तो MM हो गया मिलीमीटर, ये इकाई है। ठीक है, किसकी, HG हो गया पारा या मरकरी, मरकरी को HG बोला जाता है। ठीक है, पारा जो होता है, और ये किस में नापता है, जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है। ठीक है, स्पायरोगैमोमीटर। ठीक है, चलिए जब वो इंस्ट्रूमेंट का काम करेंगे फिजिक्स में तब उसको देख लेंगे क्या किससे क्या क्या नापा जाता है। बहरहाल वापस आते हैं, MM क्या हो गया, HG क्या हो गया, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब कितना रक्तचाप एक सामान्य मनुष्य का होना चाहिए, तो ऊपर का, या क्या बोलेंगे इसे, डायस्टोलिक तो हो गया नीचे का प्रेशर, और स्टोलाइक हो गया ऊपर का प्रेशर। तो कितना होना चाहिए, स्टोलाइक 120, और जब दो धड़कनों के बीच में आराम करेगा तो वो कितना होगा, 80।
ठीक है, इतना सामान्य पुरुष का होना चाहिए। ये तो बात एक हो गई। परंतु हर मनुष्य भिन्न है, तो 130 से 120 का जो रक्तचाप है ऊपर का, इसको सामान्य माना जाता है। ठीक है, उक्त रक्तचाप के लिए न्यूनतम क्या है? हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की जो स्थिति होती है उसमें कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर है वो 140 से 140/90 से ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर का जो रक्तचाप जो सिस्टोलॉइक होता है वो 140 हो, और जो डायस्टोलिक है वो 90 हो, तो ऐसी स्थिति को उक्त रक्तचाप की सबसे न्यूनतम सीमा माना गया। मतलब इसके ऊपर होगा तो उक्त रक्तचाप की श्रेणी में वो आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड प्रश्न है, फैक्चुअल बेस्ड। प्रश्न नंबर 514 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 515 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव दोहरा परिसंचरण नहीं दिखाता है? विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो डबल सर्कुलेशन? तो डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण की प्रक्रिया जो है, इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि पूरे शरीर का जो खून है या जो ब्लड है वो हृदय से या हार्ट से 2 बार जो है वो घूमेगा। ऐसा दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन हो गया। वो जीव जिसमें एक ही बार घूमेगा उसमें सिंगल सर्कुलेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो वो सारे जीव जिनके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं उसमें दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, ये मान लीजिए हृदय है, बड़ा गंदा बना, दोबारा बनाया जाएगा हृदय। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 4 कक्ष होंगे। ठीक है, ये 4 कक्ष जिस जीव में है उसमें दोहरा परिसंचरण होगा। तो किस किस में होता है? जितने भी स्तनधारी है उनमें पाया जाता है, मैमल्स में, और जो बंदर है वो स्तनधारी है तो इसमें पाया जाएगा। जितनी चिड़िया हैं, जितने एव्स हैं, बर्ड्स हैं, उसमें भी जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष या 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो गौरैया हो गई या स्पैरो हो गई, उसमें भी 4 कक्ष पाए जाएंगे। मगरमच्छ क्या है? एक सरीसृप है, परंतु जो मगरमच्छ का हृदय होता है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, ये एक अपवाद है। ठीक है, तो इसमें भी दोहरा परिसंचरण होता है। आपसे क्या पूछा? नहीं। तो जो सरीसृप होते हैं उनके हृदय में अमूमन 3 कक्ष पाए जाते हैं, और जिसकी हम लोगों ने भी क्या बात की कि दोहरे परिसंचरण के लिए 4 कक्ष होने जरूरी है। तो सरीसृप में कितने? 3 कक्ष, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सरीसृप हो गए और जितनी भी मछलियां हो गई, ठीक है, जो पाइसिस फाइलम में आ रही हैं। अब इसमें ऑक्टोपस को नहीं गिनेंगे, ऑक्टोपस एक पाइसिस स्पीसीज के अंडर नहीं आता है, ऑक्टोपस आता है मोलस्का के अंडर। ठीक है, तो गलती मत करिएगा, कभी आगे प्रश्न आएगा तो उस बारे में विस्तार से फिर एक बार चर्चा कर लेंगे। तो सरीसृप इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 516, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है? ठीक है, तो मान लीजिए 100% अगर खून है तो उसमें से प्लाज्मा कितना होगा? तो प्लाज्मा होगा 55%। ठीक है, और 55 के बाद कितना बचा? 45। 100 में से 55 गए तो 45 ही तो बचा। ये 45% में क्या क्या होगा? RBC, WBC, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है, और क्या पाया जाएगा? प्लेटलेट। ठीक है, ये पाई जाएंगी। 45% में ये सब कुछ और 55% में अकेला प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कैसा होता है? गाढ़ा होता है। और प्लाज्मा में याद रखिएगा 90% पानी होता है। किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, 55% रक्त में प्लाज्मा पाया जाएगा, और अगर प्लाज्मा में पूछा जाए तो 90% पानी पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े।
प्रश्न नंबर 517 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण किस प्रकार की प्रक्रिया से होता है। देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लौह अयस्क, लौह धातु, ठीक है। वैलेंसी कितनी होती है, 2 इसकी। अब देखिए 2 शब्द हैं केवल इसमें जिनको समझना है। ऑक्सीजन, देखिए हम लोग रसायन विज्ञान में बात करते हैं कि अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, किसी चीज़ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। तो रिडक्शन होगा नहीं, ठीक है। डीऑक्सीजेशन होगा नहीं। क्यों, डीऑक्सीजेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन निकल रही हो कहीं से, ठीक है। किसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकल रही हो तो दूसरा पदार्थ जो होता है वो डीऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया कहलाती है। रिडक्शन कब होता है, जब हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन छोड़ जाए साथ या हाइड्रोजन ले लिया जाए, ऐसा रिडक्शन प्रोसेस होता है। अब बात आते हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मतलब है, बताइए, देखिए ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया होती है जब ऑक्सीजन कहीं जुड़ जाए, ठीक है। और ऑक्सीजनेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन साथ में चल देती है, ठीक है। ऐसे समझिए कि क्या होता है कि खून में Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, लोहा है, इसके साथ ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये जुड़ जाता है। और जब ये खून किसी रक्त कोशिका के पास पहुंचता है तो ये ऑक्सीजन उस रक्त कोशिका को मिल जाती है। अब दूसरी रास्ते समझते हैं। जो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का प्रक्रिया है उसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये आयरन है, इसमें अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बना लेगी, Fe2O3। ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। जो हमारे घरों में जंग लग जाती है ना, लोहे की जंगले वगैरह में, वो होती है ये। तो हमारे खून में जंग नहीं बनती कभी, कभी देखा है कि खून में ऑक्सीजन मिल जाए तो खून में जंग लग जाए, ऐसा नहीं होता। तो जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो तो कहलाती है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजनेशन होता है कि जो है ये खून के साथ ऑक्सीजन मिलके चल देती है, इसके साथ चिपकती नहीं, कंपाउंड नहीं बनाती है, ऐसी प्रक्रिया बोली जाती है ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजनेशन में फ़र्क समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार बैक करके देख लीजिए। देखिए सीधा सीधा समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन होगा जब ऑक्सीजन से जंग बनेगी, ठीक है। और जब जंग नहीं बन रही है या निर्माण नहीं हो रहा है Fe2O3 का, साथ में केवल चल रही है, केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ऑक्सीजनेशन, ठीक है। प्रश्न नंबर 517 हमने देखा, हम लोग आगे चलेंगे। BPSC 68 कोर्स के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज GS के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है और इन क्लास में 41 टेस्ट विद डिस्कशन कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया है इस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 518 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्यों में गैसीय विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है। गैसीय एक्सचेंज जो हो रहा है वो किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। क्या वो ऑस्मियोसिस की प्रक्रिया है, क्या वो सिंपल डिफ्यूजन में सरल प्रसार है, क्या वो ट्रांसलोकेशन या अनुवादन है, क्या वो सह परिवहन या को ट्रांसपोर्ट है। तो देखिए समझते हैं। जो फेफड़े होते हैं हमारे, उसमें इस प्रकार के गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिसको बोला जाता है एलोवेली, ठीक है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए मान लीजिए ये इस तरह का है, यहाँ से आ रही है ऑक्सीजन फेफड़ों में, यहाँ पर रक्त नलिकाएं हैं। तो जो डिफ्यूजन या सरल प्रसार की प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, इसमें होता है गैसों का आदान प्रदान। जो गैसेस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से या प्रसार, सरल प्रसार के रूप में। अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम है उसकी तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, वातावरण से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन आ रही है और ये ऑक्सीजन किस में जा रही है, खून में। क्यों, खून में ऑक्सीजन की कमी है।
जब यहाँ से फेफड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त होगी तभी तो वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँचेगी, आगे की रक्त कोशिकाओं में। तो कम है तभी तो फेफड़ों के पास आ रही है। अगर उसके पास ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी तो फेफड़ों में तो खून आएगा ही नहीं ना। तो ये जो प्रक्रिया बोली जाती है सरल प्रसार या सिंपल डिफ्यूजन। आमतौर पर जो गैसें हैं वो डिफ्यूजन या सरल प्रसार के माध्यम से जो है मिलती हैं, और ऑस्मियोसिस की जो प्रक्रिया है ये तरल में होती है अमूमन। ठीक है, प्रश्न नंबर 418 हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। और ये होता कहाँ है डिफ्यूजन की प्रक्रिया? एल्यूविली में, एल्यूवेली। ठीक है, प्रश्न नंबर 518 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। विच नेटवर्क आर प्रेजेंट इन लंग, फेफड़ों में कौन सा तंत्र मौजूद होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना श्वसन तंत्र थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। इससे क्या होगा, आसानी होगी समझने में। मान लीजिए ये फेफड़ा है, देखने में नहीं लग रहा पर मानना पड़ेगा ही, इतनी जगह है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, तो ये जो मोटा वाला भाग है इसको बोला जाएगा इसमें ये वाला भाग जो फेफड़े के अंदर है। यहाँ तक फेफड़ा मान लेते हैं। तो ये वाला भाग जो मोटी वाली नलिका है इसको बोला जाता है ब्रोंकाई या ब्रोंची। ठीक है, ये अब ये क्या हो रही है, ये और छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो रही है, जिनको क्या बोला जाएगा, ब्रोंकियोल्स या ब्रोंचियोल्स। ये छोटी वाली शाखाएं जो हैं, जो विभाजन हो गई किससे, ब्रोंकियो से। और ये जो छोटे छोटे गुब्बारे लगी संरचनाएं हैं वो बोली जाएगी एल्यूविली। ये तीनों किसके अंदर हैं, फेफड़े के अंदर। दोनों फेफड़ों में इसी प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, फेफड़ों के तंत्र के बारे में। तो ये तीनों ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, सी में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्यूविली। ठीक है, श्वास नली जो ट्रैकिया या ट्रक्यूल्स है ये फेफड़े के बाहर होते हैं श्वसन प्रणाली का ही तंत्र, परंतु फेफड़े के अंदर पूछा जा रहा है, ये होते हैं दोनों फेफड़े के बाहर, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 520 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि पाचन से क्या जाना जाता है, पाचन की जो प्रक्रिया है उसका क्या अर्थ होता है। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स, जटिल जैव अणुओं का सरल अवशोषण योग्य रूपों में रूपांतरण। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है जटिल जैव अणुओं का जैव सूक्ष्म अणुओं में रूपांतरण। ऑप्शन सी कह रहा है कि जटिल जैव सूक्ष्म अणुओं का सरल रूप में रूपांतरण। और डी सरल जैव अणुओं का जटिल रूप में रूपांतरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जैसा कि हमें पता है कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया अपने मुंह के द्वारा, बकल कैविटी, वो आहार तंत्रिका ईसोफेगस से होता हुआ वो पेट में पहुंचा, पेट से छोटी आंत में पहुंचेगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और शरीर के बाहर जो जो है गंदगी है वो निकल जाएगी शरीर से, एजेशन के प्रोसेस। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको बोला जाता है पाचन तंत्र। अब इसमें होता क्या है, जो भोजन है वो पेट में जो पचता है, पचने का सही अर्थ होता है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनको जटिल जैव अणु या कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोला जाता है, वो किसमें, छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आएंगे। जैसे जैसे जो बड़ी शुगर है, जो पॉलीसैकेराइड है, वो किसमें बदलेगी, ग्लूकोज में, ये मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, फिर माइक्रोमोलिक्यूल हो गया। उसके बाद जैसे प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में, ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या है, छोटा है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, जो बड़े से छोटे में टूट रहा है, और जो जटिल है उसे सरल रूप में आ रहा है, जिससे क्या होगा कि छोटी आंत में जब ये पहुंचेगा अंततः, तो वहां से अवशोषण या एब्जॉर्प्शन में आसानी होगी।
ठीक है, सही उत्तर होगा इसका ए। बाकी क्यों नहीं होंगे उसको देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या करें कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल टू अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल, जटिल जैव अणुओं का जैव सूक्ष्म अणुओं में रूपांतरण। तो जैव सूक्ष्म अणुओं में नहीं, किसमें चाहिए हमें, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। ठीक है, ऐसे सरल अवशोषण जो अवशोषित हो पाए, जो एब्जॉर्ब हो पाए आसानी से, उसमें छोटे और बड़े से हमें लेना देना नहीं। हमारा कुल मिला के काम क्या है कि उनका एब्जॉर्प्शन भी हो, उनका अवशोषण भी हो। अगर वो अवशोषण नहीं हुआ या एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो खाना खाना बेकार हो गया ना। समझ पा रहे हैं, खाना हमें क्या ऊर्जा प्रदान करता है, और ऊर्जा के लिए क्या अवशोषण की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए। ठीक है, तो लास्ट का एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, ऊर्जा या एनर्जी, उसके लिए अवशोषण ज़रूरी है। ठीक है, तो बी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल टू सिंपल फॉर्म। अब इसमें क्या है गलती कि जैव सूक्ष्म अणु, तो सूक्ष्म अणु नहीं है, कैसे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, बड़े हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी में भी क्या गलती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं बनेगा, जटिल रूप में, सरल से जटिल नहीं बनेगा ना, जटिल से सरल बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 520 का। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 521 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सेक्रेट बाइल। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है। आपके ऑप्शन है, क्या ये किडनी है, क्या ये अग्नाशय है, या पेनक्रियास है, क्या ये पेट है, या जिगर है, या लिवर, इसको यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, पित्त को या बाइल को पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर से पहले तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली। तो हमारे शरीर में पित्त का स्राव कहाँ से होता है, लिवर से, या जिगर कह लीजिए, यकृत कह लीजिए, डी से। अब लिवर क्या करता है, ये बाइल बनाता रहता है। ठीक है, जो पित्त है उसको बनाने का कार्य इसका चलता रहता है। और पित्त का इस्तेमाल कहाँ होता है, पित्त जाके गिरता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब कब गिरेगा, जब पाचन तंत्र काम कर रहा होगा या खाना की को पचाने का कार्य हो रहा होगा। और खाने को पचाने का काम 24 घंटे होता नहीं। खाने को पचाने का काम काम कब होगा, जब हम लोग खाना खा लेंगे और पेट से ये छोटी आंत में पहुंचेगा। तो जब हम खाना नहीं खा रहे हैं उस समय जो पित्त बन रहा है वो कहाँ जाएगा, तो वो जाके पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर में भरता रहेगा, बूंद बूंद करके। अब ऐसा क्यों होगा भाई, जब ज़रूरत है तब जिगर बना ले, पहले से क्यों बना के रख रहा है, तो पहले से इसलिए बना के रख रहा है कि कैसा खाना और कितने जो है आपने अमाउंट में खाया है, ये जो है जिगर को नहीं पता है। ठीक है, शादी ब्याह में गए, ज़्यादा खाना खा लिया, बड़ा अच्छा स्वाद बना था, आज मम्मी ने कुछ हमारे पसंदीदा सब्ज़ी बना दी तो हमने आज ज़्यादा खा लिया। तो अब अगर जिगर उतना ही बनाएगा तो क्या होगा, पेट में पाचन प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, पित्त की थैली में जमा करता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। और जब हमें ज़रूरत होती है हमारे जो है ना पाचन तंत्रिका को, किसकी, बाइल की या पित्त की, तो वो जो पित्त की थैली में या गॉल ब्लैडर में बाइल जो स्टोर्ड है वो सीधे पहुंच जाता है कहाँ, छोटी आंत में। तो खाना जितना भी खाया है शरीर के हिसाब से, उस हिसाब से पित्त की थैली में जो जमा है वो मिल जाता है। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई। बड़ा आराम से समझाई ये बात कि पित्त की थैली का क्या काम है और जिगर से क्यों निकलता है, क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 521 हम लोगों ने समझ लिया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चंद्रमणि IAS एकेडमी आपके लिए BPSC 67 तो 68 के लिए लेकर आई है मेंस ऑप्शनल कोर्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए। इसके कोर्सेज 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर और जीवों पर काफ़ी देर चर्चा हो गई, तो अब हमारा कारवां चलेगा किस पर, पेड़ों की तरफ। ठीक है, प्लांट किंगडम की बात अब हम शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 522 उसी पर आधारित है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
श्वसन जड़ों के बारे में गलत है। ठीक है, तो ज़रा सोचिए श्वसन जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, फिर प्रश्न पर आते हैं। इसके बारे में क्या पूछ रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि कुछ पौधों में जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं श्वसन की सुविधा के लिए जड़ों को संशोधित किया जाता है। तो देखिए ऐसा है, जो ऐसी जगह जो मार्शी एरिया हैं, जो दलदली क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी में भरपूर मात्रा में गैसें मौजूद नहीं होती हैं, तो जड़ों से भी जो पेड़ हैं वो पानी के अलावा सांस लेने का भी कार्य करते हैं। तो जब ऐसे इलाकों में दलदली क्षेत्र है, जो खारा पानी है, वहाँ क्या होगा, जो जड़ें हैं वो पानी के बाहर निकल आएंगे और जो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो भी गैस उसको चाहिए वो जड़ों को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, न्यूमेटाफोर्स आर स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग रूट, न्यूमेटाफोर विशेष श्वसन जड़ें हैं, ये बात सही है। आम में श्वसन जड़ें मौजूद होते हैं, तो बताइए आम का पेड़ दलदली या खारे पानी में होता है कि जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है? जो हमारे गंगा का डेल्टा क्षेत्र है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, वहाँ पर आम का पेड़ पाया जाता है। ठीक है, और वहाँ ना दलदल है ना खारा पानी है, तो ये बात तो गलत हो गई, गलत पूछा है। कौन सा वृक्ष होता है जिसमें एडवेंचरस फ्रूट या श्वसन जड़ें पाई जाती है? तो उसका आंसर है सुंदरी का वृक्ष, सुंदरी ट्री। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाएगा मैनग्रोव क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू लेंटिकल्स ऑफ न्यूमेटाफोर्स, तो ये बात सही है, गैसों का आदान प्रदान न्यूमेटाफोर्स के द्वारा होता है। ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, एक ही गलत है, ऑप्शन सी गलत पूछा। प्रश्न नंबर 2222 का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 523 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि स्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फॉल्स पूछा है। आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है तने का वह भाग जहाँ कलियां निकलती है नोड कहलाती है। देखिए ये टहनी है, टहनी पर आपने देखा होगा जब ऐसे ना कुछ खुरदरे या बिंदु जैसे होते हैं आकृतियाँ, इनको बोला जाता है नोड, और पत्तियाँ हमेशा इन्हीं नोड से फूटती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जो मुलायम और चिकना भाग है वहाँ से पत्ती फूट जाए। ठीक है ना, तो कलियाँ या पत्तियाँ जहाँ से निकलती हैं उनको नोड्स बोला जाता है। तो ये जो खुरदुरा भाग है इसको नोड बोलते हैं। फिर ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि लगातार दो नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटरनोड कहा जाता है। तो ये बीच का जो हिस्सा है ना, ये चिकना वाला जहाँ पर कुछ नहीं निकल रहा है, उसको कहा जाता है इंटरनोड, या फिर वो जगह जो दो नोडों के बीच में पाई जा रही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि तना जड़ और अंकुर के बीच पानी और पोषक तत्वों के संचालन में मदद करता है। तो ये बात भी सही है, पोषक तत्व किसके द्वारा ले जाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, परमानेंट कॉम्प्लेक्स जो ऊतक हैं उसमें। तो सी भी सही लग रहा है, बी भी सही है, ए भी सही है। डी क्या कह रहा है कि तना प्रणाली में फल फूल कलियां और पत्ते शामिल हैं। तो ये देखिए ये बात ये सरासर गलत हो गई। तना प्रणाली में फल फूल कलियां और पत्ते तने पर लगते ज़रूर हैं, पर ये तने का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सबका अलग अलग कार्य है। फल फूल से बनेगा फल, फल का क्या काम है, फल का काम है बीजों का संरक्षण करना, और जब नया बीज जो है, जब नए पौधे का निर्माण करे, जो अंकुर फूटे, तो उसके लिए प्रदान होने वाली जो पोषण तत्व है उनको पहुंचाना। कलियों से फूल बनते हैं। ठीक है, और पत्ते, पत्ते भोजन की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो तने से जुड़े जरूर है पर इनका लेना देना नहीं, तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 523 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपवर्गीकरण का आधार नहीं है पौधों में? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है वेल डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर, अच्छी तरह से अलग संरचना। तो देखिए अलग संरचना कैसे, कुछ पेड़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा, जिनमें तना ही मौजूद नहीं है, जड़ें मौजूद नहीं है। फिर कुछ हो गए ब्रायोफाइटा, जिसमें जड़ें हैं, पत्तियां हैं, तना नहीं है। कुछ होते हैं टेरिडियोफाइटा,
जिसमें तना होता है, पत्तियाँ होती हैं, जड़ होती हैं। तो ये क्या अलग अलग तरह की संरचनाएं हैं। तो ये बात तो सही हो गई। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सीड कोट या फिर बीज के ऊपर जो आवरण होता है उसके हिसाब से। तो इस तरह के बीज हम कौन से बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म हो गए। जिम्नोस्पर्म वो जिनमें सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती, फल का गूदा नहीं होता, ठीक है। और ऐसे बीजों को क्या कहा जाता है, नग्न बीज या नेकेड सीड्स। और जिन पेड़ों में फल, जिन बीजों के ऊपर फल का गूदा मौजूद होता है उनको बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये भी एक वर्गीकरण हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं की संरचना। तो शाखाओं की संरचना के ऊपर जो पौधे हैं उनका उपवर्गीकरण नहीं होता है, ठीक है। नहीं पूछा है, सी हो जाएगा। डी और देख लेते हैं। डी अगर है बीजों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सीड्स, तो ये भी वर्गीकरण का माध्यम है, ठीक है। कुछ पेड़ होते हैं इनमें बीज नहीं आते, जैसे काई, जो एल्गी है उसमें बीज नहीं होता, ठीक है। आम में बीज पाया जाता है, दोनों ही पेड़ों के ऊपर है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, शाखाओं की संरचना। नहीं पूछा था प्रश्न नंबर 524 का। हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 525 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। देखिए ये बात तो हमें पता है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्या पता प्रश्न आ जाए, तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ प्रश्न आ गया और गलती हो गई तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं से भी प्रश्न आ जाए और कोशिश ये रहेगी कि सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि वे गर्मियों में पानी में और सर्दियों में ज़मीन पर उगते हैं। तो क्या ब्रायोफाइटा को ठंड लगने लगती है, इस वजह से सर्दियों में पानी से बाहर निकल आते हैं और गर्मियों में नहाने की इच्छा करती है इसलिए वो पानी में होते हैं। तो ऐसा नहीं, ठीक है, ये फिजूल दिया हुआ है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है क्योंकि वे ज़मीन पर उगते हैं लेकिन उनके प्रजनन के लिए पानी आवश्यक है। आगे सी क्या कह रहा है क्योंकि वे वर्ष की पहली 6 माही में पानी में और साल के दूसरे भाग में ज़मीन पर उगते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। जो विज्ञान है या जो साइंस है वो बगैर किसी कारण के नहीं होती। तो इसमें कोई कारण जो सी का है वो ठीक नहीं है दिए जाने वाला। डी क्योंकि वे उत्तरी गोलार्ध में पानी में और दक्षिणी गोलार्ध में ज़मीन पर उगते हैं। तो ये कोई हवाएं नहीं है जिनका मार्ग बदल जाए, ठीक है, गोलार्ध बदलने से, हेमिस्फीयर बदलने से। ऑप्शन बी सही होगा। अब समझ लेते हैं क्यों। क्योंकि वे ज़मीन पर उगते हैं लेकिन उनके प्रजनन के लिए पानी आवश्यक है। तो बात सही है। जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो क्या है मेल गैमेट है, ठीक है, जो पराग फूल तो होता नहीं, खैर इसमें इसका जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट पर, जो मादा भाग है उस पर पहुंचने के लिए पानी आवश्यक होता है। क्यों, पानी की मार से बहकर मादा या फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, किस लिए, रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसके लिए। इसलिए केवल प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसके लिए पानी आवश्यक होता है। क्यों, पानी जो है वो मार्ग या प्रोवाइड करता है चैनल जिसके माध्यम से मेल गैमेट फीमेल गैमेट पर पहुंचते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 525 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चंद्रमणि IAS अकेडमी आपके लिए BPSC के लिए लेके आया 68 कोर्स, जिसमें क्लास और टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। और इन क्लास नोट्स हमारे यहाँ 41 टेस्ट कराए जाएंगे डिस्कशन के साथ। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 525 तक आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग फिर मिलेंगे और श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे प्रश्न नंबर 526 से कुछ और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए।